Welcome to Nav Classes. If you are new to my channel or viewing my videos for the first time, then please do subscribe. वेलकम टू नव क्लासेज। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के हम ऑलरेडी 2-3 लेक्चर्स ले चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं टीचिंग के। आपको अगर ये मेरे प्रीवियस नोट्स चाहिए तो आप ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और इनकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगी फेसबुक ग्रुप में। नव क्लासेस फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी पीडीएफ, वहाँ से आप ले सकते हैं। नोट्स देखने हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और आज मैं डिस्कस कर रही हूँ मेथड्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के क्या क्या मेथड्स हैं। टीचिंग एक एक्सरसाइज है, टैलेंट और क्रिएटिविटी दोनों का एक मिक्सचर है। और ये डे टू डे ये चेंज होता जा रहा है, इसकी टेक्नोलॉजी और डिफरेंस इसमें आता जा रहा है। बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं टीचिंग ने, अब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आता जा रहा है इसके टीचिंग मेथड्स में। अब देखते हैं कैसे कैसे है। द एक्ट ऑफ टीचिंग हैज़ 3 फेसेस। इसके 3 फेसेस है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन से फेसेस है और कौन सा फेस कौन सा होता है, तो आप ये समझो, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला फेस है इसके अंदर प्लानिंग फेस। इससे पहले जो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड पे आपको क्विज कराया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए थे, उसमें मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि सबसे पहला क्या काम होता है टीचर का। टीचर का काम होता है कि वो प्लान करे, वो देखे कि स्टूडेंट का बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही डिस्कस कर रहे हैं। प्लानिंग फेज के अंदर प्री एक्टिव फेस होता है, यानी कि जब हम स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट होने जा रहे हैं उससे पहले का एक फेस होता है कि हमें देखना होता है कि स्टूडेंट कैसा है, उसका बैकग्राउंड देखना होता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने नोट्स बनाएंगे और उनको टीच करेंगे। फिर बात आती है इंटर एक्टिव। इसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट वाज प्लान। जो भी प्लान हुआ था उसको हम अब आगे इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली में टीच कर रहे हैं। ठीक है। पोस्ट एक्टिव। अगर फॉर एग्जांपल मैं आज का लेक्चर लूँ, तो अगर मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, आपको लेक्चर देने से पहले मेरे को पता है कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करना है, यूजीसी का नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है, लेकिन उसके लिए मैं जैसे ये नोट्स क्रिएट किए, तो ये नोट्स क्रिएट करना आपके लेवल के अकॉर्डिंग, ये क्या हुआ, ये प्री एक्टिव फेस हुआ। उसके बाद इंटर एक्टिव फेस क्या हो गया, ये हो गया जब मैं आपको अभी लेक्चर दे रही हूँ, ये इंटर एक्टिव फेस है। पोस्ट एक्टिव क्या होगा, आप ये लेक्चर देखकर इससे कोई प्रॉब्लम्स बताओगे, अगर आपको समझ में आ गया तो आप वो बताओगे, तो वो हो जाएगा आपका पोस्ट एक्टिव फेस। होपफुली समझ में आ गया होगा। अब इवेल्युएटिंग एक्टिविटीज़ दैट सर्व्स एज फीडबैक। अगर आप मुझे फीडबैक दोगे कि कैसा लगा, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई आपको समझने में, तो वो आपका हो जाएगा पोस्ट एक्टिव फेस। इनको हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं प्रोसेस में। टीचिंग प्रोसेस क्या होता है, टीचिंग प्रोसेस में 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला है प्रिपरेशन। आपको पहले प्रिपेयर करना है। किस किस को प्रिपेयर करना होगा, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट। टीचर मस्ट आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों का लेवल टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चे किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कैसा लेवल है, वो पता होना चाहिए। टीचर कैन इंट्रोड्यूस द लेसन बाय आस्किंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चन। टीचर अप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछ पूछ के जो लेसन है उसको इंट्रोड्यूस कर सकती है। फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर टू कनेक्ट इट टू द न्यू चैप्टर। पिछले चैप्टर के साथ कनेक्ट करने से और पिछले लिंक चैप्टर को आज के चैप्टर से लिंक करते हुए हम क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट से, और उसके थ्रू हम आज के लेक्चर का इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे मैंने आपको अभी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर दिखाया कि मैं ऑलरेडी अब ये सिखा चुकी हूँ आपको, इसको देखना है तो वहाँ पर देखो, और आज का लेक्चर ये है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गई। ठीक है, रेलेवेंट टॉपिक स्टोरीज कैन बी डिस्कस्ड। उससे रिलेटेड जो भी आज का लेक्चर होगा उससे रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं, रिलेटिव स्टोरीज डिस्कस की जाती हैं। करंट अफेयर्स अगर है, न्यूज़पेपर में कुछ स्पेशल चल रहा है उससे रिलेटेड, तो वो डिस्कस किया जाता है, वो क्लास में नरेट किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। इंट्रोडक्शन मस्ट बी ब्रीफ। इंट्रोडक्शन छोटी होनी चाहिए, लेकिन ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों का इंटरेस्ट आ जाए उसमें। क्रिएट द इंटरेस्ट टू स्टिमुलस क्रियोसिटी इन द स्टूडेंट। उनमें उत्साह हो जाए कि हाँ उनको ये सीखना है। ठीक है, ऐसी होनी चाहिए इंट्रोडक्शन। इसके बाद सेकेंड फेज है प्रेजेंटेशन। पहला कौन सा था, प्रिपरेशन, अब कौन सा है, प्रेजेंटेशन। टीचर मस्ट स्टेट द एम ऑफ लेसन टू बी टॉट। टीचर को बताना है कि आज का ये लेक्चर है और इससे हम ये चाहते हैं कि आप ये पर्टिकुलर चीज़ सीख पाओ। आज का हमारा लेक्चर है मेथड ऑफ टीचिंग। आज इसका रिजल्ट ये होना चाहिए कि आपको सारे भी मेथड समझ में आ जाने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, उनको बताएं कि आज के लेसन का एम क्या है।
सो दैट स्टूडेंट कैन प्रिपेयर themselves फॉर what they are expecting, ताकि स्टूडेंट्स अपने आप में प्रिपेयर हो जाए कि उनको ये आज सीखना है, ये उनको मिलेगा आज सीखने को. टीचर देन प्रेजेंट द लेसन बाय यूजिंग डिफरेंट मटेरियल. अब लेसन को अलग अलग मटेरियल के थ्रू टीचर प्रेजेंट करना चाहता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑनलाइन आपको आज पढ़ा रही हूँ तो ये मेरा एक मेथड है आज का, ये मेरी प्रेजेंटेशन की एक टेक्निक है आप तक पहुँचने की. प्रेजेंटिंग फैक्ट्स एंड अदर प्रिंसिपल्स रेलिवेंट टू लेसन. तो इसलिए जो भी रिलेटेड मटेरियल आप प्रोवाइड कर सकते हो उसको प्रेजेंटेशन के प्रोसेस में बोला जाता है टीचिंग के. कंपैरिजन थर्ड स्टेप है ऑफ लर्निंग वेयर द स्टूडेंट इज प्रेजेंटेड विद अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर टू सेट ऑफ फैक्ट्स. कोई भी दो फैक्ट्स दे दिए, उनको अगर स्टूडेंट्स अच्छे से कंपेयर कर पा रहे हैं, उनको हमने अपॉर्चुनिटी दे दी कि वो इसको कंपेयर कर पाए, तो ये हो गया कंपैरिजन का एस्पेक्ट, जिसमें वो कंपेयर कर करके सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं. जर्नलाइजेशन, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करके कंपेयर करके बहुत सारे कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं. जर्नलाइजेशन मतलब एक जर्नल फॉर्म बता दी स्टूडेंट्स को, उससे बहुत सारे कंक्लूजन नीचे निकाले जा सकते हैं. ठीक है, तो टीचर मस्ट एड स्टूडेंट व्हेन दे अराइव एट इनकरेक्ट जनरलाइजेशन. अगर स्टूडेंट्स गलत जनरलाइजेशन पे आ जाएं तो उनको सही ढंग से वो समझाए कि क्या क्या गलती हुई है उनसे, और उनको सही जनरलाइजेशन का कंसेप्ट समझाए. स्टूडेंट मस्ट अंडरस्टैंड द लॉ प्रिंसिपल taught बाय टीचर फॉर दिस स्टेज टू बी सक्सेसफुल. इस स्टेज में सक्सेसफुल होने के लिए जो स्टूडेंट है उनको समझ आना चाहिए कि टीचर ने क्या समझाया, उसका लॉ क्या था और क्या प्रिंसिपल था. तो उसको बोलते हैं जनरलाइजेशन. बिल्कुल हमें एक समझ में आ गया कि ये एक क्राइटेरिया है, इससे रिलेटेड कुछ भी आ जाए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं कंक्लूजन्स निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ. एप्लीकेशन फिफ्थ स्टेप. Knowledge loses itself its value unless if used in discovery of further facts. अगर जो जनरलाइजेशन हो चुकी है उसको यूज़ ना किया जाए, आगे फैक्ट्स में यूज़ ना किया जाए, तो उनकी जो वैल्यू होती है वो ख़त्म हो जाती है, फिर वो नॉलेज याद नहीं रहती, वो खो जाती है. मेक्स लर्निंग मीनिंगफुल एंड परमानेंट. एप्लीकेशन मतलब कि कुछ भी जो हमने याद किया है अगर हम उसको रियल लाइफ से अप्लाई कर पाएँ या किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू अप्लाई कर पाएँ तो उससे लर्निंग जो है मीनिंगफुल होती है और परमानेंट होती है. सर्व्स पर्पस ऑफ रिवीजन ऑफ व्हाट हैज़ बीन लर्न. इससे क्या होता है, रिवाइज भी हो जाता है कि क्या हमने सीखा. अगर मैं आज का मेथड्स का लेक्चर बता दे रही हूँ आपको, तो इससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको याद रहेगा हमेशा, और इसको भी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो आपको याद रहेगा. जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए, ये जर्नल थ्योरी है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हो. मैथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलोसफी. अब यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट स्कूल्स हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके बताए हैं कि टीचिंग करने का ये तरीका है, वो तरीका है, हम वो समझते हैं. उन्होंने अपनी अपनी फिलोसफीज बताई हुई हैं. मैथड बाय आइडलिज्म. आइडलिज्म ने कौन कौन से मैथड बताए थे, दे इनमें होता क्या है, दे स्पीक जर्नल नेचर ऑफ टीचिंग. ये कहते हैं कि टीचिंग एक जर्नल नेचर है. मैथड्स ओनली. दे स्पीक ऑफ जनरल नेचर ऑफ टीचिंग मैथड्स ओनली. उन्होंने टीचिंग मैथड का एक जनरल नेचर बता दिया. दे डोंट स्पेसिफाई एनी मैथड टू अडॉप्टेड वाइल लर्निंग. वो ये नहीं कहते कि आपको सीखने के लिए कोई स्पेशल मेथड चूज़ करने की ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इंडिया में, अगर उपनिषदिक पीरियड जो चल रहा था उसके दौरान जो चल रहा था वो कौन सा मेथड था, वो था आइडलिज्म. इसमें कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं फॉलो कर रहे, वो जनरल नेचर है, उसको हम सीख रहे हैं. ये एक इनफॉर्मल डायलेक्टिक मेथड है. अगर क्वेश्चन में आ जाए कि उपनिषदिक पीरियड में कौन सा मेथड यूज़ किया गया था, तो वहाँ पे आप क्या बताओगे, आइडियलिज्म और इनफॉर्मल डायलेक्टिक मेथड. ठीक है, आइडियलिज्म वैल्यू जो प्रिपेयर की गई, प्रेजेंट की गई. अब ये देखो कि किस किस ने क्या क्या कहा. सोक्रेट्स ने कहा क्वेश्चन मेथड चाहिए, क्वेश्चन आंसर. ठीक है, प्लाटो ने कहा कन्वर्जेशनल, एक दूसरे से हम कन्वर्जेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, वो आइडियलिज्म है. एरिस्टोटल ने कहा इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड्स. हेगल ने कहा लीगल मेथड. पेस्टोलॉजी ने कहा सेल्फ एक्टिविटी मेथड. हर्बाट्स ने कहा डिस्कशन मेथड, डिस्कस कर रहे हैं इसमें. फ्रोबेल्स ने कहा किंडरगार्टन मेथड. किंडरगार्टन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है, आया हुआ है पहले. किंडरगार्टन किसने बोला था, फ्रोबेल्स ने. फ्रोबेल्स का मेटाफर मेथड था. थर्ड बाय नेचुरलिज्म. अब यहाँ पर एक नाम याद करने वाला है, रोजियर ने
रोज़ियर नाम याद करने वाला है। रोज़र बिलीव किया कि एजुकेशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो थ्रू आउट द लाइफ, पूरी उम्र तक याद रहे। इज़ गेन्ड एवरी डे थ्रू वेरियस लाइफ एक्सपीरियंसेस। जो हम रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ का, उसके थ्रू हम रोज़ ही कुछ ना कुछ सीखते हैं। ही बिलीव्स लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपीरियंस। उसका कहना था कि एक्चुअल एक्सपीरियंस के बेस पे ही लर्निंग होनी चाहिए। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मस्ट बी स्टडीड इन नेचुरल सेटिंग। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है वो नेचुरल सेटिंग में याद करनी चाहिए। बिल्कुल नेचुरली जो हम देख रहे हैं, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके बेस पे होना चाहिए। लर्निंग कैन टेक प्लेस इन स्पिरिट एंड मेथड ऑफ प्ले। खेल खेल में और उत्साह में सीखना अच्छा होता है क्योंकि वो हमेशा याद रहता है। ये मेथड रिकमेंड किसने किया था? अभी हमने समझा, रोज़ियो ने। लेकिन मे बी आइडेंटिफाइड विद ह्यूरिस्टिक मेथड। ये निकला कहाँ से? ह्यूरिस्टिक मेथड से निकला था। और एक्सपेरिमेंटल मेथड जो कि पहले किसने दिया था? इससे पहले किसने दिया था? नेचुरलिज्म वाला मेथड की बात कर रहे हैं हम। ये दिया था जॉन डेवी ने। एक बार और रिवाइज कर लें इसको। ये मेथड सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंटल मेथड था, ह्यूरिस्टिक मेथड था, वो दिया जॉन डेवी ने। और ये मेथड आया बेसिकली रोज़ियो के थ्रू, ठीक है। और इस मेथड को बोलते क्या है? नेचुरलिज्म। और इसमें बोला क्या है इसने? कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हम डेली जो कर रहे हैं एक्सपीरियंस नेचुरल, उससे सीखते हैं। अब बात आती है प्रैग्मेटिक मेथड की। ये फोकस करता है बच्चे पे और सोसाइटी पे और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे। फोकस ऑन चाइल्ड एंड सोसाइटी, द एक्टिविटीज़ देयर इन। लर्निंग अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी के रिजल्ट से ही लर्निंग निकलती है। यहाँ पर हमने बोला था एक्सपेरिमेंट से, एक्सपीरियंसेस से। यहाँ पे हम कह रहे हैं जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं डे टू डे, उससे। बच्चों जो है, चिल्ड्रन मस्ट लर्न हाउ टू डिस्कवर। बच्चों को सीखना चाहिए कि कैसे कुछ चीज़ को खोजा जाए। एंड मेथड ऑफ टीचिंग एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए ये। इट मस्ट डेवलप रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। इससे कुछ रिफ्लेक्ट करने वाली थिंकिंग होनी चाहिए बच्चों के अंदर, इन चिल्ड्रन, सो दैट दे कैन आस्क व्हाई। इसमें वो क्वेश्चन पूछे क्यों। प्रैग्मेटिक मेथड में किसका मेन यूज है? व्हाई का, क्यों का यूज है, क्यों। द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज वेयर problematic act has to be carried out in completion of natural setting। किसी भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम आई, वहाँ पर बच्चे ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, उसको समझते हुए उसने सॉल्यूशंस निकाला नेचुरली, तो वो क्या हुआ? प्रैग्मेटिक मेथड। एग्जिस्टेंशियल मेथड, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आस्क क्वेश्चन अंटिल एक्सेप्टेबल कंक्लूजन रीच। जहाँ तक बिल्कुल जिस कंक्लूजन को हम एक्सेप्ट कर पाए वो कंक्लूजन ना निकले, कंक्लूजन मतलब वो हमारा सॉल्यूशन ना निकले, तब तक क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फोकस ऑन इंडक्टिव थिंकिंग। ये कौन सी थिंकिंग है? इंडक्टिव। अगर क्वेश्चन में आ जाए इंडक्टिव थिंकिंग के ऊपर कौन सा मेथड बेस्ड है, तो आप क्या बताओगे? एग्जिस्टेंशियल मेथड। एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल एडुकेशन, एक इंडिविजुअल की एडुकेशन के ऊपर बेस्ड है ये। होम स्कूलिंग प्रेफर की जाती थी यहाँ पर, ना कि स्कूल भेज के बच्चों को पढ़ाया जाए। इसका मतलब घर पे ही लोग सीखें, बच्चे सीखें, ये प्रेफर किया जाता था। डज नॉट बिलीव इन इंडॉक्ट्रिनेशन। अब इंडॉक्ट्रिनेशन मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्या बताया था, क्या होता है याद करो? बिलीव्स, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आपके भावनाओं से रिलेटेड है, बिलीव से रिलेटेड है, तो उसको बोलते हैं इंडॉक्ट्रिनेशन। लेकिन इस मेथड में ये बिलीव नहीं करते इंडॉक्ट्रिनेशन पे, ये हमारे बिलीव पे, भावनाओं पे नहीं विश्वास करते। बट एनहांसिंग चाइल्ड्स क्रिएटिविटी, ये कहते हैं कि अपने होम स्कूलिंग के अंदर ही बच्चा क्रिएटिव होता है और क्रिएटिविटी से सीख सकता है, ठीक है। मैथड ऑफ टीचिंग रिकमेंडेड बाय सेकेंडरी स्कूल कमीशन, SSC। सेकेंडरी स्कूल कमीशन ने कौन सा मैथड रिकमेंड किए? ये रिकमेंड किए थे मैथड ऑफ टीचिंग मस्ट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन टू डेवलप क्लियर थिंकिंग। इसके अंदर क्लियर थिंकिंग डेवलप करना चाहते थे, ठीक है। एंड एक्सप्रेशन, इंडिविजुअल सेंटर्ड मेथड, ये हर एक इंडिविजुअल के ऊपर आधारित मेथड था। और अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जो भी उनके पास नॉलेज है, जो भी उन्होंने नॉलेज अडॉप्ट की, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सके, इसके ऊपर बेस्ड था ये।
एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट मेथड मस्ट बी यूज्ड इन स्कूल प्रैक्टिस, और स्कूल प्रैक्टिस के अंदर उनसे एक्टिविटी कराई जाए, प्रोजेक्ट्स बनवाए जाए, इस टाइप का मेथड था ये उससे अच्छा मेथड है। थोड़ा सा जैसे जैसे टीचिंग का इम्प्रूवमेंट होती रही वैसे वैसे आगे बढ़ता रहा टीचिंग का स्कोप और उसके मेथड्स। एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट मस्ट बी यूज्ड इन स्कूल प्रैक्टिस। एक्सपेरिमेंटल एंड डेमोन्स्ट्रेटिव स्कूल मस्ट बी एनकरेज। जिन स्कूल्स में एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाए, डेमो दिए जाए, डेमोस्ट्रेटिव स्कूल्स प्रोवाइड किए जाए, तो उनको एनकरेज किया जाता था, जैसे कि एनसीसी। अब हम बात करते हैं डिफरेंट मेथड्स, स्पेसिफिक मेथड्स के टीचिंग में। तो फर्स्ट है इन्फरेंशियल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। इन्फरेंशियल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में कौन कौन से मेथड्स आते हैं? पहला आता है आपका इंडक्टिव, दूसरा आता है डिडक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है। ठीक है, इसको मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, यहाँ नोट्स में इतना अच्छे से गिवन नहीं है। तो देखो, डिडक्टिव रीजनिंग टॉप टू डाउन मेथड है। क्या है ये? टॉप से डाउन जाने वाला मेथड है। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग में हम जर्नलाइज जो फैक्ट्स होते हैं, जर्नलाइज जो फैक्ट होते हैं, उनसे आते आते स्पेसिफिक सॉल्यूशन पे आते हैं। क्या करते हैं हम? जनरलाइज से आते आते आगे बढ़ के स्पेसिफिक सॉल्यूशंस पे आते हैं, स्पेसिफिक डिसीजंस पे आते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक सॉल्यूशंस पे आते हैं, उसको बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। ये कौन सा मेथड है? टॉप से लेकर डाउन पे जाने वाला। एक आपके पास बहुत सारे जर्नलाइज फैक्ट्स हैं, इतने सारे फैक्ट्स हैं आपके पास जर्नलाइज फैक्ट्स। एक नॉर्मल आपको पता है कि ये होता है। देखो, आपको यहाँ पर अभी बहुत सारे जनरलाइज फैक्ट्स पता है, आपको पता है कि बहुत सारे जनरलाइज फैक्ट्स से मेरा क्या मतलब है कि आपको जर्नली पता है कि यहाँ पर इस चीज़ में क्या होता है, आपको जर्नल पता है। उससे इस जर्नल से आपको किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक, किसी एक स्पेसिफिक कंक्लूजन पे आना है, इस पे आना है आपको। तो आपको अगर जर्नली किसी चीज़ के बारे में अच्छे से पता है तो आप उस स्पेसिफिक पे इजीली आ सकते हो। ठीक है, तो ये होता है डिडक्टिव रीजनिंग के केस में, ये होता है डिडक्टिव रीजनिंग का मेन कंसेप्ट। अब बात करते हैं हम इंडक्टिव क्या होता है। इंडक्टिव क्या होता है? डाउन से, इसका बिल्कुल उल्टा होता है। इंडक्टिव नीचे से ऊपर जाते हैं, इसका मतलब आपको स्पेसिफिकली आपको पता है कि ये प्रॉब्लम है, इसके बारे में आप सर्च करोगे, इसके बारे में कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते रहोगे तो आप एक जर्नल फॉर्म पे आ जाओगे, आप इस जर्नल फॉर्म पे आ जाओगे इससे। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। अब हम इसको यहाँ पे समझते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इंडक्टिव रीजनिंग में। रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, आपको स्पेसिफिक प्रॉब्लम पता है। सर्च फॉर द डाटा, एक डाटा के बारे में आप सर्च कर रहे हो, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा के बारे में आप सर्च करते जा रहे हो, बहुत सारी सर्च है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, उस डाटा को अब आपने सर्च कर लिया, अब आपके पास बहुत सारा डाटा हो गया, उसको ऑर्गेनाइज करोगे। फ्रॉमिंग टेंटेटिव सॉल्यूशन, उससे रिलेटेड कौन कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं? बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, 5-6 सॉल्यूशन आपने देख लिए, टेंटेटिव सॉल्यूशन जो हो सकते हैं। एलिमिनेशन, अब इनमें से आपको क्या लगा कि इनमें से आप एलिमिनेट कर दोगे, ये वाला अच्छा नहीं है, ये वाला अच्छा नहीं है, ये वाला अच्छा नहीं है, अच्छा इसको भी कैंसिल कर दिया, इसको भी कैंसिल कर दिया। अब ये आपके पास कंक्लूजन आया, एक कंक्लूजन आया, और इसको अब आप वेरीफाई करोगे। ठीक है, तो ये तो हुई इंडक्टिव रीजनिंग की अप्रोच। डिडक्टिव में हमने इसका उल्टा समझा था। फॉर डिडक्टिव रीजनिंग हम इसका उल्टा करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। पहले आपको जर्नल फैक्ट पता है, उसकी वेरिफिकेशन की, उसमें से कुछ एलिमिनेशन किए, उससे कुछ सॉल्यूशन पे आए, ऑर्गेनाइज किया डाटा को, उसके लिए डाटा को अच्छे से समझा, उसके बाद आपको एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला, वो हुआ स्पेसिफिक कंक्लूजन आपको मिला, वो हुआ आपकी डिडक्टिव रीजनिंग। होपफुली इसके थ्रू आपको आज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टीम टीचिंग, कोऑपरेटिव टीचिंग। टीम टीचिंग में क्या होता है? इट्स अ रिसेंट आइडिया, एक रिसेंट आइडिया है इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। इससे पहले टीम टीचिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। हेयर 2 और मोर टीचर मेक अ प्लान, 2-3 टीचर आपस में प्लान बना लेते हैं कि एक सब्जेक्ट को अच्छे से आपस में मिलके हम कवर अप कराएंगे, कैरी इट आउट, उसको कैरी करेंगे, इवेल्युएट द इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स पीरियडिकली, और स्टूडेंट्स के ऊपर उसका क्या इफेक्ट हुआ उसको टाइम टू टाइम देखते रहेंगे। तो ये हुआ टीम टीचिंग, जो कि इसका नाम ही बता रहा है, कोऑपरेटिव टीचिंग, मिलके की हुई टीचिंग। माइक्रो टीचिंग टर्म कॉइन किसने की थी? ये अब याद करो, ड्वाइट एलन ने। ड्वाइट एलन ने कौन सी टर्म कॉइन की?
इसको किसने खोजा, माइक्रो टीचिंग को? ड्वाइट एलन ने। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे ये 1963 में। इसके फीचर्स क्या हैं? माइक्रो टीचिंग के अंदर क्या होता है? टीचर ट्रेनिंग टेक्निक, इसमें टीचर ट्रेनिंग करवाई जाती है। फोकस ऑन डेवलपिंग टीचर स्किल, और स्किल्स जो है टीचर्स की उनको डेवलप किया जाता है। रिड्यूसेस क्लास साइज, इसमें क्लास साइज को सिर्फ 5 से 10 स्टूडेंट्स के अंदर रिड्यूस कम कर दिया जाता है। टॉपिक टॉट आर स्मॉल, इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स उनको सिखाए जाते हैं। इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग स्किल, एक इंडिविजुअल को स्किल्स प्रोवाइड करने हैं, उसको ट्रेनिंग कराना होता है इसमें। फीडबैक फॉर ट्रेनीज परफॉर्मेंस, अब उनको कितना समझ में आया, ट्रेनी मतलब जो स्टूडेंट्स थे उनको कितना समझ में आया, उनसे फीडबैक ली जाती है। इफेक्टिव डिवाइस टू प्रिपेयर कॉम्पिटेंट टीचर, इससे कॉम्पिटेंट टीचर्स को प्रिपेयर किया जा सकता है। बहुत अच्छा है ये, ठीक है। लर्निंग आर प्रोवाइडेड विद इमीडिएट नॉलेज ऑफ करेक्टनेस ऑफ रिस्पॉन्स, जो भी उनका रिस्पॉन्स था उनको करेक्ट करते हुए इमीडिएटली नॉलेज प्रोवाइड की जा सकती है, और लर्नर्स बहुत अच्छे से सीख जाते हैं इस माइक्रो टीचिंग से। स्टेप्स कौन कौन से हैं इसके अंदर? इसमें स्किल्स को डिफाइन किया जाता है, उसको दिखाया जाता है, इसका मतलब डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। प्लानिंग द लेसन, लेसन का प्लान किया जाता है कि लेसन में ये सब होगा। टीचिंग द लेसन, लेसन को सिखाया जाता है। अब ऐसे लेसन आपको देना है, पहले प्लान कर लिया, फिर टीच कर लिया, अब उसके बारे में डिस्कस किया गया। डिस्कशन के बाद हमने दोबारा से प्लान किया, कौन से प्रॉब्लम्स आई डिस्कशन के थ्रू, हमें कुछ पता तो चला कि हाँ यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम है, उसको दोबारा प्लान किया, रीप्लान, फिर दोबारा से टीच किया, फिर दोबारा डिस्कस किया। ये सर्कल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। रिपीटिंग द साइकिल टिल डिजायर लेवल ऑफ स्किल इज अचीव, जब तक वो टीचर सबसे अच्छी नहीं बन जाती तब तक ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर टेक्निक क्या होती है? पर्पस क्या है क्वेश्चनिंग का? इसमें हम चाहते हैं कि हम नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं कि अगले बंदे को जिससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको कितना पता है। लोकेट डिफिकल्टी, डिफिकल्टी कहाँ आ रही है उसको सीखने में। अरोज मोटिवेशन, उसको मोटिवेट किया जाए, उसको सीखने के लिए उत्सुकता लाई जाए। पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन आंसरिंग से क्या होता है, स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। अप्लाई द नॉलेज, नॉलेज को अप्लाई किया जाए। जो भी हमने सीखा था क्वेश्चन आंसरिंग में, अब वो नॉलेज अप्लाई हो रही है क्योंकि वो आंसर्स दे रहे हैं, ठीक है। टीचिंग एड, कौन कौन से टीचिंग एड है हमारे पास? टीचिंग एड हेल्प करते हैं स्टूडेंट को कि वो इम्प्रूव करें उनकी स्किल्स। मेक लर्निंग फन, इससे उनका जो लर्निंग है वो एक फ़न बन जाता है। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ टीचिंग एड, बहुत सारे टीचिंग एड है, जैसे कि चार्ट बना के बता दिया, हाँ भाई ये चार्ट है, ये यहाँ जाता है, ये वहाँ जाता है, इससे इंटरेस्ट फॉर्म हुआ। शो ग्रुप फैक्ट इन फॉर्म ऑफ डायग्राम, टेबल, ग्राफ, इसमें आउटलाइंस होती है, वर्ड डेफिनेशंस होती हैं। फ्लैश कार्ड, अ सेट ऑफ कार्ड दैट हैव नंबर, इसमें फ्लैश कार्ड में क्या होता है, कुछ कार्ड्स होते हैं जिनके ऊपर नंबर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, लिखा हुआ होता है, और उनको यूज़ किया जाता है कि उनकी जो मेमोरी है वो ज़्यादा अच्छी बने। अगर हम फ्लैश कार्ड दिखाएंगे तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम जब वैसी ही चीज़ स्टूडेंट्स के सामने आएंगे तो उसको एकदम से याद आ जाएगा कि हाँ ये तो वहाँ पे भी देखा था, तो वो हुआ फ्लैश कार्ड। फ्लिप चार्ट्स, फ्लिप चार्ट्स में क्या होता है, यूजफुल फॉर टीचिंग लार्ज ग्रुप एट अ टाइम, बहुत सारे ग्रुप को एक ही बार में सिखाने के लिए कौन सा यूज होता है, फ्लिप चार्ट, ये भी ध्यान रखो। एंड वाइल टीचिंग अ लेसन विच इन्वॉल्व स्टेजेस और प्रोसेस, जब भी किसी भी लेसन के अंदर स्टेजेस और प्रोसेस आएंगे वहाँ पे आपको फ्लिप चार्ट्स के थ्रू उनको सिखाना चाहिए। और फ्लिप चार्ट्स कब यूज़ होते हैं, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाना है तो। मैप्स, आपने गूगल मैप के बारे में तो देखा ही है, यूज्ड इन सोशल स्टडीज़ में यूज़ होता है ये। सो स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड स्पेशल रिलेशन, कि स्पेस के बीच में कैसा कैसा रिलेशन है वो सीखेंगे इसलिए। न्यूज़पेपर्स, यूज इन लर्न अबाउट डिफरेंट प्लेसेस, कल्चर, ग्रामर, कल्चरल इवेंट। न्यूज़पेपर होता है। ग्राफ्स कैन बी यूज्ड इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर ग्राफ्स यूज़ किए जा सकते हैं कंपेयर करने के लिए पॉपुलेशन ग्रोथ को। सोशल स्टडीज़ में नंबर्स एंड रेशियोज़ को तो ग्राफ यूज़ होते हैं। आपका डेटा इंटरप्रिटेशन आता है वो इन्हीं सब पे बेस्ड है। सर्वेस कैन बी यूज बाय टीचर टू गेन फीडबैक, कभी भी फीडबैक चाहिए हो तो टीचर क्या करेगी, लास्ट में सर्वेस प्रोवाइड कर देगी। हम कॉलेज लेवल पे सर्वेस बहुत देखते हैं, बहुत सारे हमें सर्वेस प्रोवाइड किए जाते हैं कि हाँ जी इसको भी फिल करो, इसको भी फिल करो, तो ये अच्छा है जानने के लिए, फीडबैक लेने के लिए कि उनकी टीचिंग कैसी रही। ऑडियो विजुअल एड्स, थिंग्स टू रिमेंबर वाइल यूजिंग AV एड्स, ठीक है।
सिलेक्ट वन सिचुएटेड फॉर टॉपिक, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो उसी ऑडियो विजुअल को सिलेक्ट करना चाहिए। ये बिल्कुल लेटेस्ट है ऑडियो विजुअल एड, ये क्वेश्चन आता है। यूज़ एवी टू सपोर्ट एंड री इन्फोर्स द एक्टिविटी। एवी मतलब ऑडियो विजुअल, ठीक है। मेक श्योर कि एवी एड कैन बी सीन एंड हर्ड क्लियरली। अब ये तो नहीं है कि कुछ विजुअल दिखा दिया, ठीक है, लेकिन उसकी ऑडियो ही साफ नहीं है सुनने में, तो अच्छे से समझ नहीं आएगा। प्रैक्टिस यूजिंग एड बिफोर हैंड। पहले किसी को प्रोवाइड करने से पहले एक बार खुद प्रैक्टिस करके देखो कि क्या इसमें हमने जो समझाया है वो समझ में आ रहा है या नहीं। हार्डवेयर, हार्डवेयर में क्या होता है, रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर्स, ये पुराने हो गए हैं। सॉफ्टवेयर्स, बोर्ड, कार्टून, मॉडल्स, ठीक है। इवैल्यूएटिव सिस्टम, इवैल्यूएटिव सिस्टम में क्या होता है, कैसे कैसे हम इवैल्यूएट करते हैं, जो जो स्टूडेंट ने सीखा वो कैसे पता चलेगा कि उसने सीखा या नहीं सीखा। उनका एग्जाम लेकर हेल्प इन टेस्टिंग अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट, इससे पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स की अचीवमेंट कितनी है, उनको कितना समझ में आया। इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंट, उनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ाता है एग्जाम। अगर जैसे हम अभी रिसेंटली अपने ग्रुप में टेस्ट सीरीज अरेंज हो रही है, तो उससे क्या होता है, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने इससे गलत क्यों कर दिया, इसको दोबारा करके दिखाओ, तो वो हमारा इंटरेस्ट उसमें बढ़ रहा है ना। हेल्प टू क्लासीफाई स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइड देम गाइडेंस। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होता है, एग्जाम्स तो हमने ले लिया, अब उनका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन कैसे लिया जाए। हेल्प टू नो द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, उनका बिल्कुल उनका जो मेंटली दिमागी तौर पे उनसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं और उनको असेस करते हैं, उनको देखते हैं कि क्या उनको समझ में आया या नहीं। इससे उनकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल बिहेवियर भी उनका पता चलता है। एड इन गाइडेंस ऑफ पीपल। थ्री मेथड है पर्सनली, थ्री मेथड्स है पर्सनालिटी असेसमेंट के। एक है साइकोमेट्रिक, प्रोजेक्टिव और बिहेवियरल, ठीक है। तो ये सब मेथड आते हैं साइकोलॉजिकल के अंदर। प्रोजेक्टिव टेस्ट के अंदर क्या होता है, हेल्प टू अनकवर अनकॉन्शियस मोटिव्स, जिस भी मोटिव्स के ऊपर वो अनकॉन्शियस था, उसको समझ में नहीं आया था, जो अभी कवर नहीं हुए, उसको कवर करने के लिए। एन एम्बिगुअस सिमुलस इज प्रिपेयर्ड टू क्लाइंट हु इंटरप्रेट्स इट एज दे लाइक, थर्स प्रोजेक्टिंग देयर पर्सनालिटी थ्रू देयर रिस्पॉन्स। उनका जैसा भी रिस्पॉन्स हुआ है उसके थ्रू उनकी पर्सनालिटी के बारे में पता लगाना प्रोजेक्टिव है। प्रोजेक्टिव मतलब किसी भी चीज़ के बारे में हम पता लगा रहे हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट में मेनली दो तरीके के प्रोजेक्टिव टेस्ट यूज होते हैं। एक होता है रॉरशैक, इसको बोलते हैं रॉरशैक, ठीक है, रॉरशैक टेस्ट, और थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। अब इसको समझते हैं कि ये होते क्या है। रॉरशैक टेस्ट डेवलप किए गए थे, स्विस साइकेट्रिक्स ने डेवलप किए थे। इसका नाम था हरमन रॉरशैक, इसलिए इसका नाम बना रॉरशैक। 1920 में सीरीज ऑफ 10 कार्ड, इसमें क्या हुआ हम शॉर्टकट में समझते हैं। 10 कार्ड डिस्प्ले किए गए डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट इंक बोर्ड से उनके ऊपर कलर था, जैसे कि कलर्स और कुछ ब्लैक एंड कुछ वाइट। जो सब्जेक्ट थे जिनके ऊपर ये हो रही थी स्टडी, उनको बोला गया कि आप इनको देखो, इनको समझो। एक कार्ड इनको दिखाया जाएगा एक बार में, और सब कार्ड जब देख लेंगे तो उसके बाद एग्जामिनर उनके पास गया रिस्पॉन्स लेने के लिए, उनको पूछा कि क्या क्या उनको समझ में आया उन ब्लॉट्स से, ठीक है, इन ब्लॉट्स से उनको क्या क्या समझ में आया। इस गेम के थ्रू उनका माइंड में जो सब्जेक्ट्स थे जिनके ऊपर ये स्टडी हो रही थी, उनके माइंड में कैसे कैसे इंप्रेशन पड़ा, पर्टिकुलर इंप्रेशन पड़ा, तो वो समझा गया। तो इस टाइप की स्टडी को बोला जाता है रॉरशैक टेस्ट। अब दूसरा हम बात करते हैं थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, इसको बोलते हैं टैट, इसको याद कर लो, टैट की फुल फॉर्म थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। ये डेवलप किया गया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हेनरी मोरे ने। ये हुआ था इसके बाद डेवलप, और ये उससे ज़्यादा बेटर था। 1930s में हुआ था ये। इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती थी, एम्बिग्विटीज़ आती थी रॉरशैक टेस्ट में, वो ख़त्म करी गई, वो कम की गई। एज इट कंसिस्ट ऑफ एक्चुअल सीन्स, उसके अंदर इंक बोर्ड्स दिखाए गए थे उनको, इसके अंदर एक्चुअल सीन्स, पिक्चर्स दिखाई गई 20 कार्ड्स में, 20 कार्ड्स में। फिर सब्जेक्ट्स को पूछा गया कि उनके बेस्ड पे, वो जो उन्होंने सीन देखा उसके बेस में उनको क्या समझ में आया, उनको क्या स्टोरी समझ में आई। फिर उसका टेस्ट लिया गया, उसमें रिवील किया गया कि जो थीम्स उनको दिखाई थी उनकी इमेजिनेशन कहाँ तक पहुँची, उनको कितना दिखा उसके अंदर। तो उनकी जो परसेप्शंस थी उनके बारे में, परसेप्शन मतलब उनकी जो सोच थी, जिनके ऊपर ये डिस्कस किया गया था, जिनके ऊपर ये सब किया गया था, उनकी जो सोच थी उसको समझा गया।
उनकी सोच उनके उन सीन्स को लेकर कैसी थी, जो जो उनके साथ उनके लाइफ में पहले हो चुका था, उनके पास्ट एक्सपीरियंस हो चुके थे, वो उस पिक्चर को अपनी लाइफ से जोड़ के देखते थे और उसी के बेस पे आंसर देते थे। अलग अलग आंसर्स मिलता था सबका। अगर प्रॉब्लम बॉदर करती थी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, तो दे मे शो अप द स्टोरी नंबर ऑफ स्टोरीज, तो वो बहुत सारी स्टोरीज बताता था, और अगर वो उससे कनेक्ट नहीं कर पाता था तो वो उतना नहीं बता पाता था। तो ये हुआ थेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। तो ये दो टाइप के टेस्ट थे जिनके अंदर अलग अलग तरीके से हमने प्रोजेक्ट करना चाहा, हमने समझने की कोशिश करी कि लोग कैसे सोचते हैं और उनका कैसा माइंडसेट होता है। फिर बात आती है फिलोसफिकल इवैल्यूएशन। फिलॉसफी क्या होती है, ये थ्योरेटिकल होता है। इवैल्यूएशन बेस होता है मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। किसी भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर अगर आपकी मास्टरी है तो उसके ऊपर ये बेस होता है। टेस्ट द मेमोरी, मास्टरी एंड एबिलिटी टू अप्लाई द स्किल लर्न। जो भी किसी पर्सन ने सीखा है उसकी जो मेमोरी है उसके अंदर उसको सीखने की योग्यता है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, तो उसको बोलते हैं फिलोसफिकल इवैल्यूएशन। ठीक है, तो आगे ये नोट्स आप देख सकते हैं मेरे ब्लॉग से। सो थैंक्स फॉर दिस कमेंट। ओके, सो ये आप नोट्स देख सकते हैं और आज का टॉपिक ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट आप ही के रिक्वेस्ट पे हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड पे भी और रिसर्च एप्टीट्यूड पे भी। होपफुली देखते हैं एक ही लेक्चर में करना है या अलग अलग लेक्चर्स में, तो इनको हम डिस्कस करेंगे ताकि हमारा टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड जो आज तक हमने कवर कर लिया है ये अच्छे से कंप्लीट हो जाए। इसके बाद मैं आईसीटी स्टार्ट कराऊंगी। ठीक है, नव क्लासेस देखते रहें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। मुझे नव क्लासेस फेसबुक पेज ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स चाहिए वैसे देखने हैं तो यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, मेरे ब्लॉग से ले सकते हैं। थैंक यू। Click here on the subscribe button and then click on Nav Classes. You will reach to my channel. Here you can click on bell icon so that you will get notified as and when I upload my new video. Now please do uploaded videos, you can click here on videos, so you will get all videos here. If you click on playlist you will get respective video you are searching for as per your interest.